हमारी बदकिस्मती है कि आज भी हमारे शहर के लोग बिलक बिलक कर मर जाते। कोई हाजा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं गड्डी थले आ जाऊंगा। अगर मानदार साहब ने बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगाई हुई हैं ना कि तरक्याती काम हमने करवाए, तो ये सियालकोट डिवीज़न को भी इस तरह प्रायोरिटी पर रख लेते। उसमें जो नाअहली हमारी तरफ से थी, हमारे कायदीन की तरफ से थी, कि जिनका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब है और अभी बना ये जो सियालकोट एयरपोर्ट बना, एयर सियाल जब प्रूव हुई तो वो भी चौधरी फरीद अली साहब की कोशिशों से बना। ये सारे लोग जो हैं ये कभी हमारी पार्टी में थे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नून लीग वाले कि परवेज लाई ने बदला लिया है सियालकोट से। चौक के अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पे जूते फेंके गए थे, उसका फवाद चौधरी साहब इफ्तिताह करने आए नून थे लीग पुलिस की सियासतें कर दी है। और पुलिस के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने किसी थाने में किसी के लिए कॉल की हो गया, छड़ दियो तेनू फाड़ लो। पुलिस बेसिकली ये गुल्लू भट्ट पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम। ये सियालकोट को उसका हक क्यों नहीं मिल सका? डिवीजन सियालकोट को बनना चाहिए था, लेकिन गुजरात क्यों बन गया? सियालकोट के साथ और कौन कौन सी बड़ी ज्यादती हुई और इसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दानियल बाजवा मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नुशेब रफ़ी अवान मेरे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब के मशीर सदफ भट्ट भी आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं। सबसे पहले हम सदफ भट्ट से बात करते हैं, चूँकि वज़ीर आला पंजाब के मशीर भी हैं और काफ लीग को प्रेजेंट कर रहे हैं सियालकोट में, और डिवीज़न गुजरात बन गया वो तो सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की वजह से, सियालकोट नहीं बन सका। इसलिए सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ सदफ भट्ट साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट, इस हवाले से क्या आपको लगता है कि सियालकोट के साथ ज्यादती हुई, गुजरात को डिवीज़न बना दिया गया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सियालकोट जैसे बड़े इशू के लिए हमें यहाँ पर दावत दी। देखें, जहाँ तक बात है कि डिवीज़न गुजरात बनाया गया, चौधरी फरीद अली साहब ने जो भी वादा हमेशा अपने हलके से किया है, वो चूँकि उनके हलके का मामला है, क्योंकि वज़ीरदारी जो है वो चौधरी फरीद अली साहब की रग रग में शामिल है। उन्होंने अपने हलके के अवाम के साथ वज़ीरदारी की है। अगर सियालकोट के लीडरान अपनी अवाम से वफादारी करते तो वो सियालकोट को डिवीज़न बनाने का मुतालबा करते। कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, और अगर डार बरादरान की बात करें तो वो भी पंजाब में गवर्नमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर वो मुतालबा करें या स्टैंड लें तो मैं नहीं समझता कि सियालकोट ज़र मुबादला कमाने वाला सबसे बड़ा शहर है। फिर सियालकोट एयरपोर्ट अपनी मदद आपके तहत बना सकता है। वज़ीर आला पंजाब को ये सोचना चाहिए था कि सियालकोट के भी उतना ही उनके अंडर आता है जितना गुजरात उनके अंडर आता है। डिवीज़न उन्होंने अपने हलके की अवाम से वफा की, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती नहीं की। पंजाब के अवाम से उन्होंने बेवफाई की ना, पंजाब की अवाम से बेवफाई नहीं की उन्होंने। देखे, वो उन्होंने अपने हलके के अवाम से वादा किया था। जब भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह ने मेहरबानी की तो मैं पंजाब गुजरात को डिवीज़न बनाऊंगा। उन्होंने अपने हलके के लोगों से वादा पूरा किया। अगर आपके हलके के लोग आपकी अवाम से ईमानदार होते या आपकी अवाम से वफादारी निभाते तो ये नहीं। भट्ट साहब इस तरह वफादारी की बात कर रहे हैं, आपने शायद उस्मान डार का क्लिप नहीं सुना, उन्होंने बनेगा डिवीजन गुजरात तो मेरी लाश पर से गुजर कर बनेगा। ये देखें, उन्होंने उस्मान डार साहब ने बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगाई हुई हैं ना कि तरक्याती काम हमने करवाए, तो ये सियालकोट डिवीज़न को भी इस तरह प्रायोरिटी पर रख लेते। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की बात हो रही है तो दानियल बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आप बताएं कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से, डिवीज़न बनना चाहिए सियालकोट को कि नहीं बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी, मैं इसमें एक टू दी पॉइंट और एक मौक़िफ़ है कि बिल्कुल सियालकोट को डिवीज़न बनना चाहिए, सियालकोट का हक़ है हर लिहाज से। अब इसमें वजूहात क्या हैं कि जिस वजह से सियालकोट डिवीज़न नहीं बन सका। पहले तो हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो होनी चाहिए अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी पिछले 4 साल से। सबसे पहले तो हम ये अपने कायदीन से ये गिला ज़रूर कर सकते अपनी जमात से कि उन्होंने सियालकोट को डिवीज़न क्यों नहीं बनवाया। उसमें जो नाअहली हमारी तरफ से थी, हमारे कायदीन की तरफ से थी, ज़िला सियालकोट 5 MNA के और 11 MPs के ऊपर मुश्तमिल ज़िला है, ठीक है। तो तमाम तर अपनी अपनी मैं समझता हूँ कि सारे इस ज़िले के, जी बिल्कुल सबकी नाअहली है। हमारे कायदीन को चाहिए था कि यकजा होकर ये एक आवाज़ को बुलंद करते कि भाई सियालकोट का हक़ बनता है, ये डिवीज़न का हक़ सियालकोट को दिया जाए। पहले तो ये एक हम अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमसे कबल हुकूमत में थे गुज़श्ता 30 साल से, जिनकी आवाज़ मैं समझता हूँ कि शायद आज भी मौसर तरीन आवाज़ है, जिनका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब है और अभी भी वो वफाकी वज़ीर हैं, ठीक है। वो वज़ीर दफ़ा भी रहे, वो
पूरी डिवीज़न के ऊपर हुकूमत भी करते रहे, ठीक है, लेकिन वो आज तक उन्होंने सियालकोट के लिए क्या किया? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान उनके लिए है कि जो एक तो 3-4 साल से हुकूमत थी या पिछले 4 माह से थी, उन्होंने आज तक सियालकोट के लिए क्या किया कि 30-35 साल में वो सियालकोट को क्या इतना बैकफुट पे वो ले गए कि एक डिवीज़न बनने की बात भी आए तो तब भी उसके अंदर हमारा नाम भी शामिल ना किया जाए। तो चलिए इसी आपके सवाल को लेके आगे चलते हैं। नुशैब भाई, आप बताएं कि भट्ट साहब ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने चूँकि वो काफ लीग को प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने हक अदा किया अपने इलाके के लोगों का। दानियल बायो साहब ने कहा कि हमारे लीडरान की नाअहली है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल किया आपसे कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब अरसा दराज से इसी शहर से MNA बनते आ रहे हैं, कौमी असम्बली के रुकन बनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा, कभी सियालकोट का नाम ही नहीं आया। आप क्या कहेंगे, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ नदीम भाई कि वॉइस ऑफ सियालकोट के प्लेटफॉर्म से आप हमेशा सियालकोट के मसाइल को उजागर करते हैं। बात यह है कि जैसे कि अपना दोनों भाइयों ने कहा है, कंडेम तो दोनों ही कर रहे हैं एज ए वर्कर अपनी पार्टी के। वी आर नॉट एक्चुअली लीडर्स, हम लोग तो वर्कर ही हैं ना। दूसरी ये बात है कि एक ना ये बड़ी अजीब सी रस्म चल पड़ेगी, कल को कहीं और से वज़ीर आला बनेगा तो वो भी अपने ज़िले को डिवीज़न डिक्लेयर करवा लेगा, मतलब ये सो ऑन चलता रहना मामला। बाकी रही बात सियालकोट के वाले से ख्वाजा साहब के एफर्ट्स की, मैं समझता हूँ कि जितना आज तक काम सियालकोट में हुआ है, जो लैंडमार्क्स हैं वो ख्वाजा साहब के हाथ से ही हुए हैं या उनकी बदौलत ही हैं, उनकी वसातत से हुई हैं। डिवीज़न जो है ना बाई इटसेल्फ, ये मैं समझता हूँ कि हमने कभी भी इसे एज ए इशू नहीं लिया, क्योंकि कभी ये किसी ने ना डिस्कशन में नहीं आई कि सियालकोट को गुजरात के साथ लिंक किया जाएगा या एक डिवीज़न लहदा से इस गुजरात डिवीज़न में से निकाली जाएगी। मतलब ये इट हैपन्स फर्स्ट टाइम इधर तहरीक बकाया डिवीज़न के हवाले से मैं समझता हूँ हमें सियालकोट को फोकस करना चाहिए। वी आर इन अपोजिशन इन पंजाब और होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला जब भी अल्लाह की ज़ात हमें इज़्ज़त देगी पंजाब में, हम इस इशू को अच्छा भट्ट साहब, रीएड्रेस ये करेंगे। दोनों रहनुमाओं की बात भी हमने सुननी, लेकिन आप बताएं कि वैसे अगर तड़कड़ी में रख के तोला जाए दोनों शहरों को, तो आपको क्या लगता है सियालकोट ज़्यादा हैवी है कि गुजरात ज़्यादा हैवी है? सर ये जो तरगड़ी की बात है ना, आप एक चीज़ नोट करें कि सियालकोट के लिए पहले भी जो बेहतरी आई है ना, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आई है। उनका ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के करीब देखें आप, वज़ीराबाद का डायलॉजी बना वो चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में बना। ये जो सियालकोट एयरपोर्ट बना सबसे बड़ा मनसूबा, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कोशिशों से बना। एयर सियाल जब प्रूव हुई तो वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कोशिशों से बना। फिर आपके सियालकोट अच्छा, में आप एयरपोर्ट का, एयर सियाल का सारा क्रेडिट चौधरी साहब को दे रहे हैं? ये रिकॉर्ड पे है, ऑन द रिकॉर्ड है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही की बदौलत बना। आज भी आप देख लें कि सियालकोट जितने भी रोड्स हैं, हैडमराला रोड, कुल्लूवार रोड, जितने भी रोड हैं हमारे साइड के और शहर के, ये चौधरी परवेज़ इलाही के दौर के बने हुए हैं। किसी ने इनको नहीं बनाया गया। आज भी अगर तहरीक इंसाफ को फंड मिला तो चौधरी परवेज़ इलाही बतौर CM मिला। 4 माह हो गए, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने तो पहले ही सियालकोट पे ना होते हुए यहाँ पे बहुत सारी शफ़क़तें की। लेकिन देखें, जहाँ से वो सारी ज़िंदगी 1977 से लेके वो जिस हल्के से MNA मुंतब होते आ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने वादा वफा किया, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। बट साहब वो और तो पूरे जनूबी पंजाब का बजट ले गए हैं, उधर 100 अरब रुपए का बजट था, अब वो शायद हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो रुका है। मैं कहता हूँ आप चौधरी परवेज़ इलाही के कामों को देखें, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पूरे पंजाब में बिला तफरीक खिदमात के मंसूबे दिए। लेकिन इतने मंसूबे आपने गिनवा दिए, सारा कुछ परवेज़ इलाही की कोशिशों से बना, उनकी खिदमात हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है, तो फिर भी काफ लीग को तो वोट्स इतने मिलने चाहिए कि उनको दूसरी जमातों को बिल्कुल पसे पुश डाल देना चाहिए, लेकिन जीत ही नहीं पाते। आज भी सियालकोट में सिर्फ एक सीट है काफ लीग के पास। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जमात है। ये सारे लोग जो हैं ये कभी हमारी पार्टी में थे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नून लीग वाले नहीं, PTI भी हमारी पार्टी में थे, नून लीग में बहुत सारे लोग हमारी जमात। अच्छा भट्ट साहब, ये थे जिला सियालकोट। अच्छा, आपकी बात को मैं आगे लेके चलूं तो बहुत ज्यादा लोगों में चैम गोइयां ये पाई जाती हैं कि परवेज़ इलाही ने बदला लिया है सियालकोट से। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान काफ लीग में थी, बरियार फैमिली काफ लीग में थी, उस उमर डाद लोग काफ लीग में थे, अकमल चीमा काफ लीग में थे, मतलब बड़े बड़े सियासतदान काफ लीग का हिस्सा थे, तो ये छोड़ के गए हैं, तो शायद उन्होंने बदला लिया सियालकोट से। चौधरी परवेज़ इलाही की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसमें बदले की सियासत का आंसर कोई नहीं। वो सियासत को सियासत समझ कर करते हैं, इबादत समझ कर करते हैं। उन्होंने कभी सियासत में जातियात को प्रमोट, मतलब आपको नहीं लगता ये बदला लिया गया? उनके बड़े बड़े लीडरान थे, इधर सब छोड़ के चले गए। आज भी सियालकोट को इतने ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं कि आप देख लें, तख्तियाँ लगी हुई हैं शहर में हर जगह पे
वो फंड्स चौधरी फरीद अली साहब ने दिए हैं। उन्होंने सियासत में दुश्मनी की सियासत नहीं की, ठीक है। वो सियासत में दरवाजे भी अगर आप पंजाब में कोई फैमिली, कोई घर ऐसा है जिसके दरवाजे खुले हैं, वो भी चौधरी फरीद अली साहब हैं। बताइएगा, मतलब इतने कारनामे हैं तो क्या मतलब काफली के लोगों को वोट देना चाहिए यहाँ पे? जी बिलाशुबा सियालकोट में तो मैं नहीं ये कहता, अगर उन्होंने चो साहब ने कुछ किया है तो अपनी डिवीजन अपने मतलब आप नहीं समझते सियालकोट में कुछ किया उन्होंने? मतलब मुझे तो नहीं कोई आज तक नजर आया। ये अगर वो दे रहे हैं, अगर वो फंड्स दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है भाई, एयर सियाल भी उनकी बदौलत, एयरपोर्ट भी उनकी बदौलत, और बड़े बड़े कारनामे गिनवाए। रेस्क्यू 1112 तो हर किसी को पता है। व्हाट्सएप भाई, हाँ रेस्क्यू 1122 से अप्रिशिएट करना चाहिए बकाया। ये एयर सियाल और दीगर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट लोकल सियालकोट के, इसका क्रेडिट तो कम से कम अपनी अपनी बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए कि मतलब उन्हीं ने इनिशिएट किया और उन्हीं ने इसकी अप्रूवल्स वगैरह ली हैं। इसकी अप्रूवल चौधरी फरीद अली के बतौर सीएम हुई हुई है, आमदर कार्ड है ये। हाँ डेफिनेटली आप सही कह रहे होंगे, लेकिन इसमें इनिशिएट करना और पैसा इन्वॉल्व होना, मतलब उन्होंने अपने लीडर के इतने कारनामे गिनवाए, आप कोई कारनामे गिनवा सकते? उनको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करूंगा मैं, कि ये ज़रूर कहूँगा कि 2018 में जो सियालकोट में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था, ये हमारा कारनामा ही था। हमने कोई डिलीट कार्ड होता है ना इलेक्शन पे, ये कारकर्दगी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया था। ये 2 अरब आई थिंक आया जो अभी सीएम साहब ने दिया है हमारे सियालकोट को, जो पीटीआई ने इसकी पब्लिसिटी भी काफ़ी की है सियालकोट में। तो ये आप सामने देख लें, रंगपुरा में मेरे ख्याल से 3-4 यूनियन काउंसिल हैं, तो इतना तो 2018 से पहले इन 4 यूनियन काउंसिल्स में लग गया होगा ना, 2 अरब रुपया अबाउट। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इधर, सीवरेज के मेन हुए हैं, और सियालकोट में बेशुमार काम है। ओवरहेड ब्रिजेस देख लें आप, ये सामना देख लें, बकाया जितने भी बने हैं ये नून लीग के ही हैं। सारा कुछ काफ ने कर दिया, नून लीग ने कर दिया, पीटीआई किधर बैठी हुई है, कुछ किया है कि नहीं? जी बिल्कुल जी, सारे जो मुस्लिम लीग ने काम किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है, उनके काम तो अपने सारे नाम से जो मंसूब हैं वो गिने चुने काम है। ख्वाजा सफदर रोड, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी, वो तो जो बनाते हैं वो अपने नाम से मंसूब कर देते हैं। तो जितने को प्रोजेक्ट्स इस शहर में उनके नाम से मंसूब हैं उन्होंने वही काम किए हैं, ठीक है। बाकी मेरा सवाल ये है कि मैं समझता हूँ कि क्या को मुल्क जोन सा है आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, इस तेज़ रफ्तार के दौर में, क्या मुल्क रोड से बनते हैं, क्या नालियों से बनते हैं, क्या थाने कचहरियों से बनते हैं, ओवरहेड ब्रिज से बनते हैं? मुल्क के अंदर आपने ये बताएं कि आपने तालीमी निज़ाम के लिए क्या बेहतरी की है। सियालकोट के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी, जो कि अब तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में उसको इनिशिएट किया गया। हमारी बदकिस्मती है कि आज भी हमारे शहर के लोग बिलक बिलक कर मर जाते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। 30-35 साल से जो बरसरे इक़्तिदार थे, इतना बड़ा शहर हो, ऐसे शहर को एक हॉस्पिटल ना मिल सके, अच्छा एक तलीमी इदारा ना मिल सके जहाँ पर कई एक छोड़ के कई इदारे होने चाहिए, कई सेहत के मराकज़ होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई ना एक यूनिवर्सिटी बन सकी आज तक, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल बन सका। तो इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है? अब एक शहर को उसका हक 35 साल से नहीं था मिल रहा, और आज जब हम जो डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो आज किस तरह से वो हक लेना आसान हो? अगर तो ये 35 साल से जो 30 साल से बरसरे इक़्तिदार थे, इन्होंने इस शहर को जो इसका हक था वो दिलाया होता जगह जगह पर, हर मौके पर, तो आज हम लोग एक मौसर आवाज़ बन जाते, आज हम अपने मुतालबात मनवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि कह लें कि आज तक मतलब आप भट्ट साहब कोई टॉपिक थोड़ा सा हट रहा है, हम चाह ये रहे हैं कि सियालकोट के डिवीज़न बनने में अब कौन कौन बंदा किरदार अदा कर सकता है? आपको क्या लगता है कैसे मुमकिन हो सकता है कि सियालकोट को भी डिवीज़न लेवल पे लाया जा सके, डिवीज़न का दर्जा दिया जाए? अगर सियालकोट जो हम तीनों बैठे हुए हैं ना, अगर मैंने तो मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की तरफ से चौधरी फरीद अली साहब को बाज़ाब्ता लिख कर दिया है कि मैं चूँकि आपका नुमाइंदा हूँ जी जी, तो ये शफ़क़त सियालकोट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ अगर मुस्लिम लीग काफ, नून और पीटीआई मिलकर एक एजेंडे पे आए तो सियालकोट डिवीज़न बन सकता है। काफ लीग का फ्यूचर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही देख रहे हैं? सर देखें, इलेक्शन से पहले ये सारी बातें केवल अज़ वक्त होती हैं, जब इलेक्शन आएगा फिर पता नहीं कि वक्त की सीमत किस तरफ जानी है। लेकिन हमारा वैसे जो कोलिशन है, हम पीटीआई के साथ कंफर्टेबल इसलिए फ़ील करते हैं कि नून लीग ने हमारे साथ हमेशा ज़्यादतियाँ की, ख़ास तौर पर चौधरी फरीद अली के साथ, इसलिए हमने जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जाना पसंद किया। जिएगा कि लास्ट में आप किस तरह आज इस दफ़ा लोगों से वोट मांगेंगे? क्या आपको लगता है मुखालफत बढ़ गई है नून लीग की? जी मैं बिल्कुल पहले इससे क्या पहले लोगों में ये गम गुस्सा पाया जा रहा है कि यार ये सियालकोट के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, इतना बड़ा लेवल हो
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, और फिर भी सियालकोट के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर एक दफ़ा कमेंट भी ना किया जाए। जी बिलाशुबा आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बेसिकली ख्वाजा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं गड्डी थले आ जाऊँगा अगर गुजरात डिवीज़न बना, ठीक है, मतलब वो ही इज़ मैन ऑफ कमिटमेंट, वो जो बात करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं और अल्लाह के फजल से उन्हें इज़्ज़त भी मिली है। दूसरी ये दानियाल भाई ने बात की ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज की और डिस्पेंसरी वगैरह की, तो मैं ना ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर जो है वो ख्वाजा आसिफ के लिए बायस इज़्ज़त और बायस इफ्तिखार ज़रूर हो सकता है। ख्वाजा आसिफ के लिए एजाज़ है कि वो ख्वाजा सफदर का बेटा है जो कि तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी ना, ठीक है, वो उस वक्त इधर जनरल सेक्रेटरी थे जब क़याम पाकिस्तान हुआ है ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब। बकाया ये है कि मेडिकल कॉलेज जो बना है बिलाशुबा वुमन यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको इनिशिएट किया और बनवाया भी, और उसके कॉन्वोकेशन भी 2 हुए। मैं खुद उधर विटनेस हूँ, मैं जाता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज है ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, उन्होंने बनवाया। सियालकोट लाहौर मोटरवे है, उन्होंने इनिशिएट की और उसे कंप्लीट भी करवाया। अब खारियाँ का भी इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, उसे तकमील तक पहुँचाना है इंशाल्लाह ताला। अभी जो आप बात कर रहे हैं सियालकोट के लिए, मैं समझता हूँ जितनी मौसर आवाज़ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की है जी कोई भी नहीं है, और वो सियालकोट को डिफेंस भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान भी है। डिवीज़न के मतलब ये है कि जब भी अल्लाह करीम हमें पंजाब में कोई इज़्ज़त देंगे तो यकीनन इसके ऊपर तब कोई बिल्कुल। मैं अब तहरीक इंसाफ 4 साल पावर में रही है, ना कोई एक डिस्पेंसरी बना सकी है, ना कोई मतलब कोई किसी कॉलेज की कोई संगे बुनियाद, किसी स्कूल को इन्होंने अपग्रेड किया हो। ये लास्ट प्रोग्राम में जिक्र हुआ था, ये डिस्पेंसरी ख्वाजा सफदर मेडिकल जो ये डिस्पेंसरी थी मिनी अस्पताल जी ऐसे ही है, अब उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। जी वही रहना क्या, इसे कहीं और जाके शिफ्ट करते, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाते, उसी को मतलब तोड़ बांध के तो थोड़ा बहुत बेहतर करके सूखी बॉर्डर लगा के तो अपना नाम लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को याद रहे। आप देखें मतलब हमारे सियालकोट में पुलिस स्टेशंस नए बने थे, ठीक है ना, उधर कंप्यूटराइज निज़ाम आया ताकि ये थाना कल्चर खत्म हो। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनाए थे सर, इनपुरा में आपके जाके देख लें, एक खिड़की तोड़ी थी, उस खिड़की को तोड़ के तो उन्होंने एक शीशा लगाया था, उसका फवाद चौधरी साहब इफ्तिताह करने आए थे। पुलिस की सियासतें कर दी है और पुलिस के हवाले से मैं आपको लोकली बताऊँ, नहीं ये शहरियों के लिए था ताकि वो कंप्यूटराइज निज़ाम हो, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कम हो। और ये जो भी अपना आप देख लें हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक आए, पुलिस स्टेशंस में कंप्यूटराइज निज़ाम आए, कोई बंदा ये बता दे। अभी एक चंद दिन पहले वाक़या हुआ है, एक मोटरसाइकिल पकड़ने पे SHO ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी। मुस्लिम लीग नून ने पिछले 10 साल गवर्नमेंट की है, उससे पीछे फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ जाता है। उसमें मुझे को बता दें सियालकोट में कोई ऐसा कोई भी वाक़या मतलब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने किसी थाने में किसी के लिए कॉल की हो, कहनू छड़ दो तैनू फाड़ लो, या मेरे फ़लाँ मुहालफ पे पर्चा करा दो, फ़लाँ मुहालफ को छोड़ दो, ऐसा अच्छा, कभी मतलब आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये सियासत कर रही है? नज़र आ रहा है भाई, अभी तो नज़र आ रहा है। जी दानियल भाई साहब, लास्ट में आप क्या कमेंट करेंगे? जी सर, पहले तो मैं ये भाई के सवाल का जवाब देना चाहूँगा पुलिस गर्दी के ऊपर। ठीक है, पुलिस बेसिकली ये गुल्लू भट्ट पुलिस है जो कि पंजाब की, जी बिल्कुल हुकूमत आपकी है पंजाब में, तो आप इस शहर में रहते हैं कि जो मॉडल थाने हैं वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बनाए गए। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को बेहतर किया गया, लेकिन आप एक पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चंद एक महीनों में या साल में चेंज नहीं कर सकते। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसको पिछले दौर में इनिशिएट कर दिया गया था। ठीक है, मॉडल थानों के ज़रिए और बहुत सी फिर CM कंप्लेंट सेल के ज़रिए, मैं खुद उस कंप्लेंट सेल का हिस्सा हूँ अभी भी, और जिसमें लोगों की शिकायत सुन के उनको इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ लेके जाया जा रहा था। ठीक है, जो इन्होंने बात की कि पार्टी के वर्कर के साथ किया गया और SHO को तबादला कर दिया गया, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये पुलिस जो सी है, आप ये सोचें कि इनकी कैसी ज़हन साजी की गई इन गुल्लू भट्टों की कि एक आम शहरी क्या हक पहुंचता है एक पुलिस एहलकार को कि वो इस अवाम के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है, इस अवाम के मुलाजिम हैं, और वो एक हुकूमत भी फिर तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ ही आप उसको इसी चौक के अंदर जिधर आज अभी हम बैठे हैं उसको आप लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त को पामाल करें, उसको आप डंडों से, मुक्कों से और थप्पड़ों से उस पर बौछार करें, तो ये किधर की इंसानियत है और ये किस मुअज़्ज़म मुआशरे में इस तरह से ऐसे किया जाता है। अच्छा, इसी मुअज़्ज़म मुआशरे की मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दूं। मुस्लिम लीग नून का दौर था, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बहुत बड़ा नाम है, इसी चौक के अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पे जूते फेंके गए थे, बिजली के लोड शेडिंग, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी।
लोड शेडिंग अरूज पर थी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को यहाँ पे घेर कर जी बिल्कुल इस तरह से उनका ड्राइवर उनके साथ जो एक दो बंदा था उनको गाड़ी से निकाल कर बचा कर लेके गए थे उनको। जी बिल्कुल इस तरह तो से। तब क्या पाकिस्तान सर, तहरीक मैं- इंसाफ के पास कोई सर्टिफिकेट है लोगों पे हमला करने का? बिल्कुल नहीं, या मैं- आपके सर्टिफिकेट था आपके और FIR भी नहीं करवाई हाज साहब ने, हाज साहब सबको ने माफ कर FIR दिया था। सर, और मैं आपको तहरीक इंसाफ के वर्कर के पास क्या सर्टिफिकेट था कि उसके साथ बदतमीजी करता, नदीम साहब- मोटरसाइकिलों को उसकी कस्टडी से छुड़वा देता, उसके नदीम साहब, खिलाफ वो नारेबाजी की गलत- जाती? गलत मैनिपुलेट किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। वो एक वर्कर का मामला जो ये पुलिस वाला है, ये एक हुकूमती सतह का मामला है, ठीक है। पुलिस वाला इस अवाम के टैक्स से उसको तनख्वाह दी जाती है, इस अवाम का मुहाफिज है, अवाम का मुलाजिम है, ठीक है। जो दूसरी बात आपने किया ख्वाजा आसिफ, मैं पहले तो उसको भी कंडेम करता हूँ। अगर तो वो तहरीक इंसाफ के कारकुन ने किया था या किसी की अच्छा, आपके किसी- इल्म में नहीं है इतना किसी बड़ा भी- वाकया? या किसी भी जमात के कारकुन ने किया था, मैं उसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के भी कारकुन थे, मेरे इल्म में है ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे कि नहीं थे। लेकिन जिस भी जमात के कारकुन थे, जो भी थे, वो एक कंडेमेबल चीज़ है और मैं उसको कंडेम करता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक गलत रिवाज है, एक गलत रस्म है और मैं समझता हूँ कि जहालत की निशानी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भट्ट साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं तो सियालकोट को डिवीजन बनाया जा सकता है। जी तो परकर मैं ये समझता हूँ एज अ कारकुन, एज अ सियालकोटी, ठीक है, एज अ सिटीज़न, मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, अपने तमाम तर मफादात को बाला ताक रख कर सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। इसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, सब मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि ये सियालकोट का हक़ है। अगर ये सब सियासतदान, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के हैं, सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ का नाम लूँगा, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, काफ लीग के हैं, जिस भी जमात से उनका ताल्लुक है, सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। अगर वो इस शहर के साथ मुखलिस हैं, सियासत करते रहें, सियासत होती रहेगी, इलेक्शंस आते रहेंगे, इलेक्शंस जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी। लेकिन अगर सब लोग इस शहर के साथ एटलीस्ट मुखलिस हैं, सारे इकट्ठे हों और इस आवाज़ को इतना मौसर बनाएं कि ये मुतालबा मानने पर हुकूमत भी मजबूर हो जाए और इसको किसी जगह सतह पर कंसीडर बिल्कुल, किया जाए। आपका फिल मतलब वक्त इसको ट्रेंड बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, फिल वक्त तो माजरत के साथ इसको कंसीडर भी कहीं पे नहीं किया जा रहा। ये सब एक मनगढ़ंत और अफवाहें हैं कि डिवीजन बन जाएगी या उसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जब तक अगर ये सारे लोग इस शहर के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, सियासत को अपनी बाला ताक रख कर, सबसे पहले हमारा शहर है, अगर इस शहर के साथ सब सिंसियर हैं तो सब इकट्ठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपनी आवाज़ को एक मुसर आवाज़ बनाए तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट। चलें, बहुत शुक्रिया आप तीनों पर्सनालिटीज़ का। सबसे आखिर में हम लोग आपका शुक्रिया ही अदा करेंगे। सबके लिए यही ख्वाहिश है हमारी कि सारा शहर मिलकर आप लीडरान का साथ दें और आप अपने लीडरान पर, अपने कायदीन के पास जाएं और उनके साथ रिक्वेस्ट करें कि यार हमारे सियालकोट को डिवीजन बनाने के लिए कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया जाए जो मौसर साबित हो और सियालकोट को डिवीजन का दर्जा मिल सके। फिलहाल आप क्या कहेंगे, इसको कैसे ट्रेंड बनाया जाए? क्या हमारी ये आवाज़ लीडरान तक, कायदीन तक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायदीन तक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन तक, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन तक पहुंचेगी और वो क्या कोई एक्शन लेंगे, मुहिम क्या सियालकोट के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? इसका तो फैसला वक्त ही करेगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।